इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 10 को आगे पढ़ना कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर को आधा हमने कंप्लीट कर लिया था और जितने बचे हुए टॉपिक्स थे उसको हम लोग इसी पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर के पार्ट 1 और क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा और एक बार आप डिस्क्रिप्शन को भी देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिंक्स है। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड्स के एग्जाम में चैप्टर के बीच से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उनको सॉल्व कर पाने के लिए चैप्टर को समझना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए बस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है जहां पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे। यहां से आप अपने क्लास के वीडियोस को कभी भी बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि आपके क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमेशा की तरह चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया था, ये सब आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा और आज की क्लास में हम लोग इन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉलोनियल एंड ट्राइबल सोसाइटी के बारे में। अगला टॉपिक हमारा होगा ट्राइबल रिवोल्ट्स और नेक्स्ट टॉपिक, सबसे अंतिम टॉपिक हमारा होगा मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इतना पढ़ने के बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत को अपना कॉलोनी बना के रखा था। यहाँ के सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो लोग करते थे और सबको एक्सप्लॉइट करते थे। इसका बुरा प्रभाव किसानों पर कैसे पड़ा और उन्होंने कौन कौन से रिवोल्ट किए थे उसके बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस कोलोनियलिज्म का प्रभाव ट्राइबल सोसाइटीज पर क्या क्या पड़ा और उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया, सब कुछ डिटेल में हम लोग जानेंगे। भारत के किसानों को एक्सप्लॉइट करके, उनका शोषण करके अंग्रेजों को बहुत फायदा हो रहा था। इस कारण से अंग्रेज धीरे धीरे और लालची होते जा रहे थे। उनका नेक्स्ट टारगेट था ट्राइबल सोसाइटी, जो कि भारत के घने जंगलों में रहता था और उनका लाइफ सेल्फ सफिशिएंट था। मतलब जितना कुछ उनको चाहिए होता था ना, उनको जंगल से ही मिल जाया करता था। उनका पूरा इकोनॉमी जंगल पर ही डिपेंड करता था। उनका मानना था कि जंगल पूरी तरह से उनका है और वो पूरी तरह से जंगल के हैं। उनका मानना था कि जंगल और उनके बीच एक गहरा रिश्ता है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में कई आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे और उन्हीं आदिवासियों में से एक थे खोंड। ये उड़ीसा में रहते थे और ये लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन खेती करने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कि एक जमीन पर बार बार खेती नहीं किया जाता है। किसी जमीन को साफ किया जाता है, उस पर खेती कर लिया जाता है, उसके बाद उस पर अगला फसल 1-2 साल बाद लगाया जाता है। इसी तरह के कल्टीवेशन को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इसमें लोग एक जगह सेटल होकर नहीं रहते हैं, लोग अपना जगह बदलते रहते हैं क्योंकि उनको अलग अलग जमीन पर खेती करना होता है। खोंड समुदाय के अलावा हमारे देश में और भी आदिवासी समूह थे, जैसे कि हिमालय में रहने वाले गुज्जर और कुल्लू में रहने वाले गद्दी। कुल्लू एक जगह का नाम है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये लोग हर्डिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स करते थे, मतलब जानवरों को पालते थे और उनको चराते थे। इनके अलावा छोटा नागपुर में मुंडा आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे। इनका मानना था कि जो भी जमीन है वो क्लैन का है, मतलब कबीले का है, किसी का पर्सनल कोई जमीन नहीं है। जितना भी जमीन है ना, उस पर सबका बराबर अधिकार है। अब देखिए, यहाँ पर एक सब टॉपिक है जिसका टाइटल है इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल लाइफ। अंग्रेजों की नीतियों का भारत के आदिवासी समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उसी के बारे में यहाँ पर हमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर बताया गया है कि उस समय जितने भी कबीले थे उसमें एक कबीले का सरदार हुआ करता था, एक ट्राइबल चीफ हुआ करता था। लेकिन ब्रिटिश रूल में उन सभी सरदारों का पावर छीन लिया गया और उनको फोर्स किया जाने लगा कि वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम कानून का पालन करें। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ट्राइबल शिफ्टिंग कल्टीवेशन करे क्योंकि इससे उनके मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। आपको हम पहले ही बताया कि जब भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है तो एक जमीन पर बार बार खेती नहीं किया जाता है, जमीन को बदल बदल कर, जगह को बदल बदल कर खेती किया जाता है। इससे उनको मूव करना पड़ता था ट्राइबल्स को, और ट्राइबल्स पर पूरा कंट्रोल बनाने के लिए अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ट्राइबल्स एक जगह से दूसरे जगह जाएं। इसका एक और रीज़न था कि जब भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था तो ज़मीन फिक्स नहीं होता था, कभी यहाँ खेती कर लिए कभी वहाँ खेती कर लिए। इस कारण से अंग्रेज उस पर टैक्स नहीं ले पाते थे। इस वजह से भी अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरह से उनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने से रोका जाए। लेकिन उनके जस्ट अपोजिट ट्राइबल शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखना चाहते थे क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से फसल की पैदावार अच्छी होती
होती थी। अंग्रेजों ने जंगलों को लेकर कई सारे कानून बना दिए, जिसके कारण से ट्राइबल्स का जीना और मुश्किल हो गया। अधिकतर जंगलों को स्टेट प्रॉपर्टी बना दिया, जिसको कि आदिवासी लोग अपना घर मानते थे। उसको सरकारी जमीन बना दिया गया, स्पेशली ऐसा जंगल जहाँ पर टिम्बर पाया जाता था, जहाँ पर कीमती लकड़ियां पाई जाती थी। इस वजह से आदिवासियों को अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरे एरिया में शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन आदिवासियों के चले जाने के कारण अंग्रेजों का नुकसान होने लगा। उनको मजदूरों की कमी होने लगी। उनको मजदूर चाहिए थे पेड़ों को कटवाने के लिए। वो लोग पेड़ काट कर रेलवे का स्लीपर बनाते थे, और जो पेड़ के बड़े बड़े लट्ठे होते थे ना, उनको भी ढोने के लिए मजदूर चाहिए थे। उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मजदूर चाहिए थे। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में जंगलों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स का डिमांड तेजी से बढ़ने लगा। इस बढ़ते हुए डिमांड को देखकर जितने भी ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स थे, उन्होंने सोचा कि किसी तरह से इस सिचुएशन का फायदा उठाया जाए। लेकिन उनके पास तो मजदूर थे नहीं कि वो जंगलों को कटवा सके या उससे कोई दूसरा प्रोडक्ट निकाल सके। इसके लिए वो गए ट्राइबल्स के पास और उन्होंने उनको बहुत सारा पैसा ऑफर किया। उन्होंने बोला कि हम आपको लोन देंगे और ऊपर से अगर आप हमारे लिए काम करेंगे तो हम आपको मजदूरी भी देंगे। लेकिन इससे उनका जीवन बेहतर तो नहीं हुआ, उल्टे और खराब हो गया, क्योंकि उनको जो मजदूरी दिया जाता था वो बहुत कम था, और जो उनको लोन दिया गया था ना, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। कुछ इसी तरह का केस उस समय हजारीबाग के संथाल समुदाय के लोगों के साथ हुआ था। हजारीबाग उस समय झारखंड और वेस्ट बंगाल का हिस्सा था। संथाल लोग सिल्क वर्म को पालते थे, जो रेशम का कीड़ा होता है उसको पालते थे। उससे कुकून्स का प्रोडक्शन होता था। कुकून्स क्या होता है, आपको हम साइंस में पढ़ाए थे, क्लास 5 या 6 का साइंस में हम लोग पढ़े थे। कुकून क्या होता है, एक शेल होता है जिसके अंदर रेशम का कीड़ा पलता है। जब ये कीड़ा बड़ा होकर निकल जाता है इस शेल से ना, उसके बाद इस शेल से ही रेशम बनता है, रेशम का धागा बनता है। जैसे इंडियन सिल्क का डिमांड बढ़ा, वैसे अंग्रेजों ने सिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करना शुरू कर दिया, सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। जितने भी ट्रेडर्स, एजेंट और मिडिल मैन थे, वो लोग ग्रोअर्स के पास गए, मतलब संथालों के पास गए जो कि सिल्क वर्म को पालते थे। उन्होंने उनको भी कैश लोन ऑफर किया और बदले में कुकून्स कलेक्ट करने के लिए कहा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1000 कुकून के बदले में उनको केवल 3 रुपया मिलता था, और मार्केट में उसी कुकून को 5 गुना दाम पर बेचा जाता था। मतलब 3 रुपया में खरीदता था और 3 पचे 15 रुपया में बेचता था। जब आदिवासी समूहों को इस बात का पता चला, तब वो लोग शॉक्ड रह गए। उनको आश्चर्य हुआ कि इतना दिन से हम लोग को ठग रहा था। उसके बाद से जितने भी ट्रेडर्स थे, जितने भी व्यापारी थे, उनको वो लोग अपना दुश्मन मानने लगे। इस केस को आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। आपसे बोला जा सकता है कि आप बताइए कि अंग्रेजों ने संथालों के साथ कैसे अन्याय किया था। अंग्रेजों की खराब नीतियों के कारण बहुत सारे ट्राइबल्स को अपना घर और जंगल छोड़कर काम के लिए बाहर जाना पड़ा। उस समय भी आसाम में बहुत बड़े बड़े चाय के बागान थे। वहां पर जाने के बाद उनको कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, मतलब ठेकेदार के थ्रू काम मिल गया, लेकिन वहां पर उनको बहुत कम मजदूरी मिलता था और ऊपर से उनको वापस घर आने भी नहीं दिया जाता था। कुछ लोग बाहर जाकर कोल माइन में काम करने लगे, लेकिन वहां पर भी उनका कंडीशन कम बुरा नहीं था। बहुत से आदिवासियों ने तो फैक्ट्री और खेतों में काम करना शुरू कर दिया था, और वहां पर उनको बहुत ही हार्श कंडीशन में, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। जैसे अंग्रेजों से परेशान होकर किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे रिवोल्ट किए थे, बिल्कुल उसी तरह से ट्राइबल्स के तरफ से भी कई सारे रिवोल्ट हुए थे, और उसी के बारे में अब हमें डिटेल में पढ़ना है। अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कर दिया था। उन्होंने खेती को व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना लिया था, और वो लोग जंगलों का भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। जंगलों को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे थे अपने फायदे के लिए। इस वजह से जंगल में रहने वाले बहुत से ट्राइबल्स होमलेस और जॉबलेस हो गए। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा और करने के लिए कोई काम भी नहीं बचा। अंग्रेजों के इसी अन्याय के कारण आदिवासियों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े थे कि भारत में कई आदिवासी समूह रहा करते थे, और उनमें से लगभग सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया था। जितने भी आदिवासी समूह थे, उन्होंने कब रिवोल्ट किया था और उसका क्या रिजल्ट आया, सबके बारे में अब हमें एक एक करके पढ़ना है। इस चैप्टर का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे समझिएगा और इसको याद रखिएगा। सबसे पहला है रिवोल्ट बाय द खासीज। असम के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में खासी हिल्स है, वहां पर खासी समुदाय के लोग रहा करते थे।
1829 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। हुआ एक्चुअल में ये था कि अंग्रेज उनके ज़मीन से होकर एक रोड बनाना चाहते थे। इसके खिलाफ जितने भी खासी के सरदार थे वो लोग यूनाइट हो गए और बारमानिक और तिरुत सिंह के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन अंग्रेज उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इस वजह से उन्होंने इस विद्रोह को बुरी तरह से दबा दिया। खासी ट्राइबल ग्रुप की तरह कुछ और ट्राइबल ग्रुप्स थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ रिबेलियन तो किए थे लेकिन फेल हो गए थे। उसी के बारे में यहाँ पर डू यू नो में बताया गया है। सबसे पहला है खारवार रिबेलियन जो कि 1870 में हुआ था। दूसरा है रिवोल्ट बाय कच्चा नागा जो कि 1882 में हुआ था। उसके बाद संथाल जो कि असम के नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, उन्होंने भी रिबेलियन किया था। और मणिपुर के कुकी ने भी रिबेलियन किया था 1917 में। इन्होंने अंग्रेजों को टारगेट किया, उनके खिलाफ युद्ध लड़ना चाहा लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो गए। कुकी ट्राइबल ग्रुप्स मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। उन्होंने अंग्रेजों पर अटैक करना शुरू कर दिया था 1829 से ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको 1850 में जाकर सरेंडर करना पड़ा। खोंड ट्राइब्स जो कि खोंडमल में रहते थे, खोंडमल अब उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ 1846 में रिवोल्ट किया था क्योंकि उनको डर लग रहा था कि कहीं अंग्रेज उनके एरिया को भी अपने कब्जे में न ले लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए। संथाल भी अपने आप को काफ़ी हेल्पलेस महसूस कर रहे थे क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। जितने भी ट्रेडर्स थे, जितने भी व्यापारी थे और जितने भी मिडिल मैन थे, जितने भी बिचौलिए थे, वो उनका शोषण कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी, उनके हितों की रक्षा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। ये रिवोल्ट 1855 से 1856 तक चला था और इसके लीडर सिद्धू और कन्हू मुर्मू थे। मुंडा ट्राइब्स जो कि छोटा नागपुर के रहने वाले थे, उन्होंने कोलरियन ट्राइब को ज्वाइन कर लिया था क्योंकि दोनों सेम रीजन के थे, सेम एरिया के रहने वाले थे और दोनों ने मिलकर 1831 में अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने उनके विद्रोह को भी बुरी तरह से दबा दिया और जो मर्चेंट और मनी लेंडर्स उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनका शोषण करते थे, वो भी जारी रहा। उसके बाद 1895 में आते हैं बिरसा मुंडा। ये एक जवान लड़के थे और ये ट्राइबल्स के हीरो बनकर उभरे। उन्होंने लोगों को समझाया कि आप अपने ज़मीन पर रहकर काम कीजिए और कमाइए, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपका तकलीफ कम नहीं होगा, उल्टे बढ़ेगा। जैसे जैसे बिरसा मूवमेंट फैला वैसे वैसे बिरसा मुंडा और पॉपुलर होते चले गए। उन्होंने अपने लोगों को समझाया कि अंग्रेजों का जो लैंड पॉलिसी है, उनके लैंड सिस्टम को, उनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद करते जा रहा है। देखिए, उस समय सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि ट्राइबल्स में अवेयरनेस नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसी बात का फ़ायदा अंग्रेज लोग उठा रहे थे। लेकिन बिरसा मुंडा ने आकर सबको अवेयर करना शुरू कर दिया था। बिरसा मुंडा अंग्रेजों के गले की हड्डी बन चुके थे। इसी वजह से उनको 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया। जब वो वहां से छूट कर आए तो वापस से उन्होंने जमींदारों पर अटैक करने के लिए ट्राइबल्स को उकसाना शुरू कर दिया। उन्होंने सिंबलिज्म के लिए सफ़ेद रंग के झंडे का प्रयोग किया था। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। उसके बाद इस आंदोलन का अंत हो जाता है 1900 में, जब बिरसा मुंडा की डेथ हो जाती है। एक डू यू नो यहाँ पर दिया गया, इसमें बताया गया है कि मुंडा कम्युनिटी के लोग अपने सरनेम की तरह मुंडा का इस्तेमाल करते हैं। मुंडा से इनके लीडर का पता चलता है जो कि बिरसा मुंडा थे। मुंडा समुदाय के लोग अपने आप को होडोको बुलाते हैं। होडोको का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। अब चलिए हमारे अगले टॉपिक पर आते हैं जिसका टाइटल है इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। क्राफ्ट और इंडस्ट्री पे कोलोनियलिज्म का क्या प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों की नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा, उसी के बारे में यहाँ पर हमें डिटेल में पढ़ना है। जैसे जैसे भारत के शहर और गांव ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आते जा रहे थे, उनका एक्सप्लॉयटेटिव नेचर और बढ़ते जा रहा था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोलाइजेशन भी तेजी से मजबूत होते जा रहा था। मतलब अगर कोई व्यापार कर सकता है भारत में तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अलावा और किसी को व्यापार करने का अधिकार उन्होंने नहीं दिया था। एग्रीकल्चर उस समय के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ इंडिया में थे, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, कैलिको, म्यूजलिन, उल और सिल्क प्रोडक्ट्स। कैलिको एक प्रकार का कॉटन होता है और म्यूजलिन भी एक फैब्रिक होता है जिसको हिंदी में हम लोग मलमल बोलते हैं। इन सब के अलावा भारत में आयरन, स्टील, कॉपर, ब्रास, गोल्ड और सिल्वर के बने हुए सामान का भी बहुत ज्यादा डिमांड था। 17वीं सेंचुरी में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व नहीं था तो यूरोपियन नेशंस भारत के फेवर में थे, भारत का सपोर्ट करते थे, क्योंकि भारत यहाँ से बहुत सारे सामान को एक्सपोर्ट करता था और यूरोप भेजता था, जैसे कि कॉटन हो गया,
सिल्क फैब्रिक हो गया, स्पाइसेस यानी कि मसाले हो गए, इंडिगो यानी कि नील हो गया, ड्रग्स हो गया, प्रीशियस स्टोन बहुत सारे कीमती पत्थर हो गए और बहुत सारे अलग अलग तरह के हैंडीक्राफ्ट्स हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर बढ़ता गया, जैसे जैसे भारत का एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथों में आता गया, वो लोग भारत का डिस्ट्रक्शन करते गए। उन्होंने भारत के क्राफ्ट्स को बर्बाद कर दिया, भारत में जितने भी छोटे बड़े उद्योग थे उन्होंने इसको भी बर्बाद कर दिया और भारत में जितने भी कारीगर थे उन्होंने उनको भी बर्बाद कर दिया। अंग्रेजों ने अपने कॉटन इंडस्ट्री को बचाने के लिए भारत के सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके लिए उन्होंने भारत के सामानों पर हैवी ड्यूटी लगा दिया, मतलब बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। अगर कोई भारत का सामान खरीदता भी तो उसको बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ता। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश मशीन से बने हुए सामानों को सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर दिया और उन्होंने प्रिंसली पैट्रोनेज को भी बंद कर दिया। पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो कारीगरों को फाइनेंशियली सपोर्ट किया करते थे, उनको धन दिया करते थे, पैसा दिया करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने ये भी बंद करवा दिया। अंग्रेजों के ट्रेड पॉलिसी में बदलाव होने के कारण क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स को अपना ट्रेडिशनल लाइवलीहुड छोड़ना पड़ा। जो काम उनके पूर्वज करते आ रहे थे उस काम को उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि उनको फायदा ही नहीं हो पा रहा था। भारत के इंडस्ट्रीज के बर्बाद होने का एक और बड़ा कारण था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि 1760 से लेकर 1830 के बीच में ब्रिटेन और दूसरे यूरोपियन कंट्री में आया था। ये भी भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा रीजन था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े आविष्कार होने लगते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मशीन बनने लगते हैं जिससे कि प्रोडक्शन एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इन सभी फैक्टर्स के कारण जिसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा, एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। हमारे भारत का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट धीरे धीरे नष्ट होने लगा और इस वजह से हमारे भारत का नेशनल इनकम जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा। ये इस चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में जब अंग्रेजों का प्रभाव थोड़ा कम हुआ तो भारत में कई सारे अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज उभर कर आए और उसी के बारे में यहाँ पर हमें डिटेल में पढ़ना है। अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए कई सारे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे और हमारा इंटरनेशनल रिलेशन भी डेवलप हो रहा था। कई सारे देश थे जो कि हमारे सपोर्ट में खड़े थे, जैसे कि जापान। एग्जाम्पल के लिए चाय के उत्पादन का सबसे बड़ा प्लांटेशन इंडस्ट्री आसाम, बंगाल और साउथ इंडिया में है। ये इंडस्ट्री इतना बड़ा है कि पूरे वर्ल्ड के मार्केट में सबसे ज़्यादा चाय इंडिया से ही सप्लाई किया जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड हमारा सबसे बड़ा बायर है। हम लोग सबसे ज़्यादा चाय पत्ती इंग्लैंड को ही बेचते हैं। इसके अलावा भारत में और भी प्लांटेशन इंडस्ट्री है, जैसे कि भारत में कॉफ़ी भी उगाया जाता है, सिनकोना भी उगाया जाता है और रबर भी उगाया जाता है। रबर का प्लांट होता है, उससे रबर हमें मिलता है। ये सिनकोना क्या है, इसके बारे में एक डू यू नो है, उसमें हम लोग डिटेल में जान लेंगे। इन सब के अलावा भारत में कॉटन, जूट, आयरन और स्टील का इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से बढ़ा। एग्जाम्पल के लिए जैसे जैसे भारत में रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, जैसे जैसे रेलवे लाइन बिछा, वैसे वैसे कोयले का डिमांड भी बढ़ता गया। इसके साथ साथ आयरन का डिमांड भी बढ़ता गया और स्टील का डिमांड भी बढ़ता गया, क्योंकि रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, रेलवे सिस्टम बनाने के लिए इन सभी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पर जमशेदजी टाटा के बारे में बताया गया है, जो कि रतन टाटा के परदादा थे। उनके फार साइटेडनेस के कारण, उनके दूरदर्शिता के कारण और उनके डिटर्मिनेशन के कारण उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फेमस कंपनी बनाया था जिसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कंपनी इतना बड़ा है, इतना अच्छा है कि पूरे भारत में स्टील और आयरन का सप्लाई, इवन दुनिया के कई देशों में आयरन और स्टील का सप्लाई यही कंपनी करती है। समय के साथ भारत में सीमेंट, केमिकल और शुगर का इंडस्ट्री भी डेवलप हो गया, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी एक दिक्कत था, हमें मशीनरी को इंपोर्ट करना पड़ता था। जितने भी मशीन होते हैं ना इंडस्ट्री में, उसको इंपोर्ट करना पड़ता था विदेश से। लेकिन आज़ादी के बाद ये डिपेंडेंसी भी धीरे धीरे करके कम होने लगा, क्योंकि भारत की सरकार ने भारत के इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया। इस वाले डू यू नो में देखिए सिनकोना प्लांट के बारे में बताया गया है। सिनकोना जो है ना, एक एवरग्रीन प्लांट होता है, ये हमेशा हरा भरा रहता है। इसका हाइट 15 से लेकर 20 मीटर तक हो सकता है। इस प्लांट के बारे में इंडिया को 1859 में पता चला था। ये प्लांट नीलगिरी और अनामलाई हिल्स में पाया जाता है, जो कि तमिलनाडु और दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में है। इस प्लांट का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, आप याद रखिएगा। इस प्लांट से हमें एक ऐसा रॉ मटेरियल मिलता है जिससे कि कुनीन बनाया जाता है। कुनीन एक ऐसा चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम लोग मलेरिया के इलाज के लिए करते हैं।
इस चैप्टर के अंत में हमें एक कंपैरेटिव टेबल दिया गया है जिसमें कि हमें तीनों लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किया था। इन तीनों लैंड रिवेन्यू सिस्टम के बारे में हम लोग पहले क्लास में ही पढ़ चुके थे। इस चैप्टर के पार्ट 1 में आपको सब मिल जाएगा डिटेल में। अब चलिए जल्दी से इसको ब्रीफ में देख लेते हैं, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था परमानेंट रिवेन्यू सिस्टम के बारे में। इसको बनाने वाला कौन था? इसको लागू करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको 1793 में लागू किया गया था और इसको बंगाल, बिहार और ओडिशा में लागू किया गया था। इस सिस्टम में क्या क्या टर्म्स और कंडीशन थे वो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले तो जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया था और उनका काम था किसानों से टैक्स कलेक्ट करना। जो भी टैक्स वो कलेक्ट करते थे उसको 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता था। 10/11 पार्ट्स जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी रख लेती थी और 1/11 पार्ट जमींदारों को मिलता था। वहाँ पर बस हमें फ्रैक्शन में नहीं दिया गया था, हमें परसेंटेज में दिया गया था। इसके जगह पर हमें 89% दिया गया था और इसके जगह पर 11% दिया गया था। अगर आप इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ना तो लगभग इतना ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 90% मिलेगा और यहाँ पर 10% मिलेगा, आस ही पास आता है। इस कॉलम में बताया गया कि भारत के किसानों पर इस रिवेन्यू सिस्टम का क्या इम्पैक्ट पड़ा। किसान जिनके पास पहले थोड़ा अधिकार हुआ करता था उनका अधिकार पूरी तरह से छीन लिया गया और वो बस एक मजदूर बनकर रह गए। इस सिस्टम में कानून बहुत रिजिड था, बहुत सख्त था। अगर कोई लोन नहीं चुका पाता था तो वो अपना जमीन खो देता था। अंग्रेजों का रिवेन्यू डिमांड बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे जमींदार उतना पे ही नहीं कर पाते थे क्योंकि उतना पैसा उनको किसानों से मिल ही नहीं पाता था। इस वजह से उनको ज़बरदस्ती किसानों से उनका ज़मीन ले लेना पड़ता था और किसान अपना ज़मीन खो देते थे। दूसरा था रयतवाड़ी सिस्टम जिसको थॉमस मुनरो ने शुरू किया था 1820 में और इसको साउथ इंडिया में लागू किया गया था। इस सिस्टम में ज़मीन का मालिक किसानों को बना दिया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली किसानों से ही टैक्स कलेक्ट कर लेती थी। उनका रिवेन्यू रेट बहुत ज़्यादा था। जो सूखा ज़मीन था उस पर वो 50% टैक्स लेते थे और जो गीला ज़मीन था उस पर 60% टैक्स लेते थे। इस सिस्टम के कारण किसानों पर क्या इफेक्ट पड़ा उसको देख लेते हैं। इस सिस्टम के कारण किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ और उल्टे उनको एक्सप्लॉइट होना पड़ा, ऑप्रेस होना पड़ा। इस सिस्टम में भी अगर किसान रिवेन्यू नहीं पे कर पाते थे तो किसानों से उनका जमीन छीन लिया जाता था। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास ये अधिकार भी था कि वो किसी भी समय रिवेन्यू रेट को बढ़ा सकते हैं। ये जो 50% और 60% ले रहे थे ना, जब चाहे वो लोग इसको बढ़ा सकते थे। तीसरा सिस्टम था महलवाड़ी सिस्टम। इसको हॉल्ट मैकेंजी ने लागू करवाया था 1822 में। इस सिस्टम को गैंगेटिक वैली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और सेंट्रल इंडिया और पंजाब में लागू किया गया था। इस सिस्टम के हिसाब से जमीन को अलग अलग महलों के नाम कर दिया गया था और हर महल में एक या एक से अधिक गांव आते थे। एक महल में जितने भी गांव आते थे सभी गांव के लोगों को एक साथ मिलकर टैक्स कलेक्ट करना पड़ता था और अंग्रेजों के पास जाकर जमा करना पड़ता था। इस सिस्टम से भी किसानों का नुकसान हुआ क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स डिमांड करती थी और किसान उसको पे नहीं कर पाते थे। इसीलिए उनका फ़ायदा तो नहीं हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। फाइनली हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। कमेंट में आप लिखकर बताइएगा कि आपको इसके अलावा और किस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए। सोशल साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे और अगली क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।